हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की सेशन की ओर चलते हैं। आज हम लोग एसएससी CHSL का 17 सितंबर के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 25 प्रश्न के लिए आपको यूनिक अप्रोच और स्मार्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक व्यापारी दो वस्तुएं 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, दो वस्तु वह खरीदता है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? सेम है। एक को 20% लाभ पे या दूसरे को 20% हानि पे बेचता है, तो उसे ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? जब हमें लाभ या हानि प्रतिशत से पूछता है हमें, तो ये 960 से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल डाटा से हमें मतलब नहीं है। एक कॉन्सेप्ट सभी लोगों को पता होगा, एसपी अगर सेम रहे, एसपी क्या है? अगर सेम हो, एक को हम एक्स प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचते हैं और दूसरे को एक्स प्रतिशत अगर लॉस पे बेचते हैं। अगर एसपी सेम है, एक वस्तु को एक्स प्रतिशत प्रॉफिट पे दूसरे वस्तु को एक्स प्रतिशत की हानि पर बेचते हैं, तो ओवरऑल हमारा जो होता है, ओवरऑल ओवरऑल हमें प्राप्त होता है -x²/100, मतलब हानि होता है हमें। ओवरऑल हमें क्या होता है? लॉस प्रतिशत होता है। निकालिए, 20% का लाभ है, 20% का हानि, 20 का -20 का स्क्वायर/100, ये हो जाएगा -400/100। -4% का क्या हो जाएगा? -4% का अर्थ हो गया लॉस होगा हमको। कितना? 4% का। 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। एक व्यापारी दो वस्तुएं क्रमशः 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक उसे 20% का लाभ अगर जब दूसरे वस्तु पर 20% का हानि होता है। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट है। जब एसपी सेम रहे, एक को x% के प्रॉफिट पर दूसरे को x% के लॉस पर बेचे, तो हमेशा ओवरऑल जो होगा हमें लॉस प्रतिशत प्राप्त होगा। लॉस क्या होगा? -x²/100। तो x का वैल्यू हमारे दिया है 20, 20 का स्क्वायर 400/100 -4% का हानि होगा हमेशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न है, एक फूलदान का अंकित मूल्य 550 रुपया है। सिमरन इसके लिए 350 रुपये का भुगतान करती है क्योंकि उसे दो क्रमिक छूट मिली, एक 20% का, तो दूसरी छूट कितनी की होगी? ये आपसे पूछ रहा है। एक अंकित मूल्य दिया हुआ है जिस पर एक डिस्काउंट देता है, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमें दे दिया। हमें क्या पूछ रहा है? दूसरा डिस्काउंट हमें ज्ञात करने के लिए। इस प्रश्न को कैसे हम करेंगे? देखिए, 550 रुपया का अंकित मूल्य है, उस पर 20% का छूट देता है। 550 रुपया अंकित मूल्य है, 550 रुपया का मार्कअप प्राइस है, इस पे 20% का छूट देता है। 20% का छूट का अर्थ होता है, इसका 20% हो जाएगा 110 रुपया का छूट दिया। 110 रुपये का छूट देने के बाद ये वस्तु 440 में हो जाएगा। वस्तु कितना में हो जाएगा? 440 पे। इस पे कुछ और डिस्काउंट दिया होगा 20%, तो ये ओवरऑल 350 हो जाता है। 350 रुपया का भुगतान करती है। मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट देने के बाद वह सेलिंग प्राइस 350 के बराबर हो जाता है। तो कितना ओवरऑल छूट दिए यहाँ से? कहेगा सर 90 रुपये का छूट है। कितना पे? 440 पे। इसलिए 100 पे कितना हो जाएगा? 100 निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए देखिए, 0 से 0 खत्म, 225/44, 11 बार में, 25 बार में, 225/11। 225 को 11 से भाग दीजिएगा, ये आपका आएगा 11 दूनी 22, 20.45, 20.45%। कितना आ जाएगा? 20.45%। एक तरीका तो यह है, आप मार्कअप ले लिए, यहाँ पर दो डिस्काउंट देने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसे अपना सकते हैं। आप सिंपल सा देख सकते थे। एक चीज तरीका और है आपके पास। 550 रुपया उसका अंकित मूल्य है, एक छूट देने के बाद, दो छूट देने के बाद 350 रुपया हो जाता है ओवरऑल एसपी। तो पहला छूट जो हमारा दिया हुआ, सेकेंड मेथड से हम क्या देख सकते हैं? 550 पे पहला छूट देता है 20%, 4/5 का छूट दिया, ये हो गया कितना? 110। 440 350 के बराबर कितना का छूट दिया? इस कहेगा सर 90। यहाँ से भी कर सकते हैं, 90/440 गुने 100। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं प्रतिशत। आप लाइन मेथड से भी जा सकते हैं,
बेसिक से भी जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर वह 16% का छूट देता है। नगद में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर से भी बना सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का से निकाल भी सकते हैं, आप सिंपल लाइन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 16% का छूट देता है। नगद में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसको एक लाइन में हम बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है मार्कअप इनटू डिस्काउंट का मल्टीपल फैक्टर, सभी लोग को पता होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं 132 100 गुने 16%, 84/100। आप इसको गुना करके निकाल भी सकते हैं या यूनिट डिजिट दे सकते हैं, 4 दूनी 8, एक ही संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, आप निकाल के यहां से भी निकाल सकते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड है लाभ हमको निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। हम कह सकते हैं 32 रुपया प्रतिशत अधिक अंकित करता है, 16% का डिस्काउंट देता है, 32 गुने 16/100। यहां से भी कर सकते हैं, ये एक भी एक तरीका है निकालने का। आइए देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। 32 माइनस 16, 16 माइनस 16 गुने 32 कितना हो जाएगा 500, 5.12, 512/100 कितना हो जाएगा, घटाइएगा, इसमें 6 घटा दीजिए, 5.12 है, उसको टोटल 6 घटाइए तो 10। अब 12 100 में से 12 घटेगा तो कितना 88, 10.8%, 8%। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, एक तरीका इससे भी है, आप इसको भी गुना कीजिएगा तो आपका वही आएगा 1088/100 आ जाएगा। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाला तरीका से भी, और प्रॉफिट प्रतिशत आप इससे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से लाए हम, a माइनस बी इंटू AB/100 सक्सेसिव निकालने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंपनी में 4 विभाग थे जिनमें प्रत्येक में औसत 45 कर्मचारी थे। बाद में 90 कर्मचारी वाला एक 5वां विभाग जोड़ा गया। पुनर्गठन के कारण मूल 4 विभाग में से प्रत्येक 10 कर्मचारियों को नए विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की नई औसत क्या होगी? प्रश्न में स्थानांतरित कर दिया गया, इससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। प्रश्न दिया है ये बेफालतू दिया है। एसएससी 2025 में जितने भी एग्जाम हुआ, लैंग्वेज टाइप प्रश्न में बहुत अनवांटेड चीज दे दिया है जो हमें जरूरत नहीं है एग्जाम में प्रश्न को हल करते टाइम में। इसमें सिंपल सा है, 4 विभाग थे जिसमें प्रत्येक का औसत 45 है। एक नया आदमी विभाग आ जाने से उसका औसत 90 वाला एक कर्मचारी आ जाता है। टोटल 5 का एवरेज हमसे पूछ रहा है। देखिए 4 लोगों का एवरेज 45 था, एक और लोगों आने से एवरेज 90 हो जाता है, तो 5 लोगों का एवरेज हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा हम क्या लगा सकते हैं, डिवीजन लगा दीजिए। हम टोटल एवरेज कितना मान लिया 45, एवरेज 45 माने ये 45 ज्यादा है कितने, एक लोगों पे। टोटल एवरेज में कितना ज्यादा हो रहा है, 45 ज्यादा है कितने लोगों पे, जितना एवरेज ज्यादा होगा वह सभी में बटेगा, सभी को पता है। 45 5 लोगों पे, तो 5 से भाग दीजिए, 9, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54। एवरेज हमारा कितना हो गया बढ़ के, 54 हमारा बढ़ के हो जाएगा। एक मेथड तो ये है, एक गुना करके भी आप बना सकते हैं। गुना करके कैसे बना सकते हैं कहिएगा सर, 4 लोगों का एवरेज 45 है, एक लोगों का 90 है, टोटल 5 लोगों का एवरेज हमसे पूछ रहा है, इसको हम x मान लेते हैं। गुना कीजिए, 45 गुने 4 180 जोड़ 90 बराबर 5x, x बराबर कितना हो जाएगा 270/5, 25 54 पचे 270, 500 का 20 पचे 25, 270 आ जाएगा। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं नॉर्मली, और एक तरीका डेविएशन से भी आप बना सकते हैं। एक बचत योजना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। एक महिला 10,000 जमा करती है, पहले वर्ष के अंत में ब्याज 10%, पहले वर्ष के अंत में उसका ब्याज 10%, दूसरे वर्ष मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दर बढ़कर 12.5% हो जाती है, और तीसरे वर्ष यह घटकर 8% हो जाती है। 3 वर्ष के अंत में उसे कुल मिलाकर कितना ब्याज मिलेगा, उसे कितना ब्याज मिलेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। 3 अलग अलग रेट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए महिला
टोटल राशि हमारा दिया हुआ है 10%, 10,000, 10,000 राशि है। पहले वर्ष के ब्याज 10% का ब्याज है, तो एक 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 रुपया का ब्याज मिलता है, तो हम अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से। क्या निकाल लेंगे? अमाउंट। डायरेक्ट हम सीआई तो नहीं निकाल सकते, हम क्या निकाल लेंगे? पहले अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, 12.5% हो जाती है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। 8 से बढ़ के 9 हो जाएगा, 9/8। फिर तीसरे वर्ष में यह 8% हो जाए। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। 8%, 2/25। 8% को हम 2/25 लिख सकते हैं। 25 ये कितना हो जाएगा? 25, 27/25। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। जितना आपका मिश्रधन निकलेगा उसमें से 10,000 रुपया को घटा दीजिए, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। वही हमसे पूछ रहा है। जब भी किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर हम जानते हैं, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? हमारे पास 9 हो जाएगा। जब भी हम किसी संख्या को गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अमाउंट का डिजिटल सम डीएस से हम बना रहे हैं, कितना है? 9। प्रिंसिपल का डिजिट सम कितना है? 1। तो सीआई का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? कहिएगा 8। क्यों? क्योंकि सीआई बराबर होता है a माइनस पी। सभी लोग को पता है ये चीज। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, जिसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा हमारे लिए। 3 2 5 5 10 और 16, मतलब 7 इसका आ रहा है। इसका देखिए, 3 2 5 5 10 और 18, 9, 8 1 9, 3 3 6 12 5 17, इसका 8, 6 4 10 और 3 13, यानी 4। किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है? तो एक ही का डिजिटल सम 8 आ रहा है। ऑप्शन हम लगा के बी, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? हम आसानी से लगा के हल कर सकते हैं। नहीं तो आप सबको गुना कीजिए, गुना करने के बाद 10,000 रुपया उसमें से घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप दोनों तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। गुना करना अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, लेकिन बट एग्जामिनेशन में हमें नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल में। क्यों? क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 129 का वर्गमूल क्या होगा? 129 का वर्गमूल क्या होगा? जब भी ऐसा रहे तो इसको आप दो तरीका से सोच सकते हैं। एक तो डिजिटल सम से भी सोच सकते हैं, एक नॉर्मली आपको पता होगा 100 प्लस का जो वर्गमूल होता है, जैसे 102 103 का निकालने के लिए, तो सभी को पता होगा, आप उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम डिजिटल सम से देखते हैं, तो 9 खत्म 2 1 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। अब देखेंगे किसका डिजिटल सम 9 है। डिजिटल सम 9 किसका होगा? 4 1 5 5 10 7 17, एक 8 हो गया। इसका देखिए 5 6 5 11 और 11 7 18, इसका डिजिटल सम 9 है। यही एक आंसर हो जाएगा। बट 129 का हमको वर्ग निकालना है, 129 का स्क्वायर करना है। जब हम 100 से ज्यादा का वर्ग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट का वर्ग निकालते हैं। 29 का वर्ग कितना हो जाएगा? 841। लेकिन लिखते हैं हम कितना है? 2 डिजिट तक लिखते हैं हम, कितना है? 2 डिजिट, 41 लिख देंगे। 8 हमारा क्या कैरी हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं? 129 में 29 को जितना ज्यादा है 100 से उसको ऐड कर देते हैं। 129 में 29 को ऐड करेंगे कितना होगा? 158, और 8 कैरी है, कितना हो जाएगा? 166। आपका वर्ग कितना हो जाएगा? 166 41, मतलब 16,641 वर्ग आ जाएगा। क्या किए? पहले 29 का वर्ग निकाल लिए 841, फिर 129 जोड़ में 29 जोड़ दिए, ये आपका 158 जोड़ 8 जो हमारा कैरी था, इसको हम लिख दिए। आप इससे भी ना बना सकते हैं, या डिजिटल सम देख सकते हैं। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? डीएस हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सबका 9 देख लेना है, जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 और 70 के बीच एक पूर्ण वर्ग हो। कौन सी संख्या 50 और 70 के बीच में एक पूर्ण वर्ग है? 62 पूर्ण वर्ग नहीं है, 63 नहीं है, 65 नहीं है, एक ही पूर्ण वर्ग है। कौन? 64। बहुत ही आसान सा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी ने क्रमशः 5,000 और 4,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने 1,000 रुपया और बी ने x रुपया जोड़ा। अगर लाभ का अनुपात 11:8 है, 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? x का मान ज्ञात कीजिए। इन्वेस्टमेंट, जब पार्टनरशिप का प्रश्न में हम लोग क्या देखे हैं? प्रॉफिट को किसके रूप में बांटा जाता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में। जितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया, आज कितना टाइम तक रहा, वह किसके बराबर होता है? तो वह प्रॉफिट के बराबर होता है।
यहाँ से हम कह सकते हैं प्रॉफिट पी ए का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पी बी का अनुपात जो होगा, इन्वेस्टमेंट ए वन इंटू टी वन टी ए बटे इन्वेस्टमेंट आई बी गुने टी बी, मतलब दोनों के गुणनफल का बराबर होगा। जैसा है उसको लिख दीजिए। प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ 11:18, 11:18, 11/18 लिख सकते हैं। ए 5,000 और बी 4,000 रुपया निवेश करता है। 3 जीरो सभी में कॉमन है, खत्म कर दीजिए। ए ने 5,000 5 रुपया, बी ने 4 रुपया निवेश करके व्यवसाय को शुरू किया। ए 5 रुपया लगा के व्यवसाय को शुरू करता है और बी 4 रुपया लगा के व्यवसाय को शुरू करता है। ठीक है। 6 महीने के बाद ए ने 1 रुपया, ए ने 6 महीने के बाद क्या किया, ए ने 1 रुपया जोड़ा, 6 महीने तक रहा। उसके बाद ए ने 1 रुपया जोड़ दिया तो 6 रुपया। फिर अगर लाभ तो वर्ष के अंत में, एक वर्ष का है तो 6 महीना और रहा होगा। बी जो कहता है, बी 6 महीना तक रहा, उसके बाद x रुपया और जोड़ा, 4 + x, ये कितने महीने तक रहा, 6 महीने तक रहा। प्रश्न क्या कह रहा है, ए ने 5 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने के बाद 6 ने 5 रुपया लगाकर 6 महीने तक व्यवसाय में रहा, उसके बाद 1 रुपया और बी ने x रुपया जोड़ा, ए 5 से 6 रुपया बन गया, कितने टाइम तक, 1 साल का है तो 6 रुपया तक, 6 महीने। बी 4 रुपया लगा के व्यवसाय जोड़ता है, उसके बाद x रुपया और जोड़ता है, 4 + x गुने 6। यहां से देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। सभी में कॉमन क्या है, कहिएगा सर 6 सभी में कॉमन है, 6 खत्म हो गया। हम लिख सकते हैं 11/18 बराबर 6 × 5 = 11 और 4 × 4 = 8 जोड़ x। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं 10,000 रुपया। आपको मिल गया होगा क्लू। देखिए 11 का वैल्यू 11 है, 18 का वैल्यू 8, जो x की जगह पर कितना आएगा, कहेगा सर 10 आएगा, तब 18 होगा, x की जगह पर 10। 3 जीरो हम यहाँ खत्म किए थे, 3 जीरो और हम क्या करेंगे, चिपका देंगे। जब 3 जीरो चिपकाएंगे तो 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो कितना हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। ए ने 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने के बाद बी ने 40,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 80,000 है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सिंपल वही प्रश्न है, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांटा है। ए जो कहता है 30,000 रुपया लगा के व्यवसाय को शुरू किया, फिर 5 महीना के बाद बी 40,000 रुपया लगा के व्यवसाय में शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में लाभ कितना होगा, देखिए इन्वेस्ट प्रॉफिट को हम किस में बांटते हैं, P = I × T। ए और बी दो व्यापारी, दो आदमी है। ए ने 30,000, 4 जीरो सभी में कॉमन है, खत्म कर दीजिए। यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, हम खत्म कर दिए। ए ने 3 रुपया लगा के व्यवसाय को स्टार्ट किया, ए ने 3 रुपया के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद टोटल साल भर में का व्यवसाय करता है, जिसमें 5 महीना के बाद 4 रुपया लगाया, तो टोटल कितने दिन समय तक वह व्यापार में रहा, तो कहिए सर 5 महीने के बाद लगाया है तो टोटल कितना, 7 महीने तक व्यवसाय में रहा होगा। बी कितना रुपया, 4 रुपया लगा के 7 महीने तक रहा होगा। ए का जिक्र नहीं है, तो एक मतलब क्या, शुरू से लेकर अंत तक व्यापार में रहा होगा। ए ने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक व्यापार में रहा होगा, तो टोटल 12 महीना तक व्यापार में रहा होगा। ये काट दीजिए, 4 × 12, 9:7 में क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। ए और बी का प्रॉफिट किस अनुपात में हो गया, 9:7 में। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 80,000 है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए को कितना मिलेगा, 9 बट टोटल 16 में कितना है, 80 पे 80,000, 16 × 5 = 80, 9 × 5 = 45, 45 पे 3 जीरो, 45 पे क्या हो जाएगा, 3 जीरो। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम में हम बांटते हैं। कहता है कि ए ने 3 रुपया लगाकर व्यवसाय को शुरू किया, बी ने 5 महीने के बाद 4 रुपया लगाकर व्यवसाय को शुरू किया, 1 साल तक मतलब 7 महीने तक बी रहा और टोटल 12 महीने तक ए रहा। दोनों का रेशियो हम निकाले तो 9:7 आ गया। इसमें ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, ए बराबर हो जाएगा 9 बटे टोटल 16 गुने 80,000 के बराबर, 9 × 5 = 45, ए को कितना मिलेगा, 45,000 रुपया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए ने 12 महीने के लिए 5,000, बी ने 9 महीने के लिए 4,000
और सी ने 6 महीनों के लिए 3,000 का निवेश किया। अगर कुल लाभ 38,000 रुपया है, 3,80,000 है, तो ए का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट को हम किसके रूप में बांटते हैं? तो कहेगा सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। जैसा हम सेट देख रहे हैं, एग्जामिनर जो चैप्टर को उठा रहा है वही चैप्टर से बार बार प्रश्न दोहरा रहा है। पार्टनरशिप उठाया तो लगातार पार्टनरशिप का पेपर। अब पेपर देख लीजिएगा, ये 17 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर है। हूबहू आपको पेपर मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं है पेपर में। देखिए एबीसी एक वेबसाइट शुरू करता है। हम लोग फिर जानते हैं प्रॉफिट को किसके रूप में बांटते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। सभी में 3 जीरो कॉमन है, काट दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए 12 महीने तक 5 रुपया लगा के रहता है, 12 महीने तक 5 रुपया लगा के रहा। बी 9 महीना तक 4 रुपया लगा के रहा, 9 महीने तक 4 रुपया, 9 महीने तक 4 रुपया लगा के रहा। सी 6 महीने तक 3 रुपया लगा के रहा, 6 महीने तक 3 रुपया लगा के रहा। ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम को हम करेंगे तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। यहाँ से पी का रेशियो आ गया। काटिए, जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। 2 से सभी कट रहा है, 6, 2, 3, 6 पचे 30, फिर कटेगा, ये नहीं कट रहा है। 6 पचे 30, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, 6 और 10। प्रॉफिट का रेशियो आ गया 10:6:3 के अनुपात, 10:6:3 में। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए को कितना मिलेगा? 10। टोटल कितना है? 19, 38,000 है। 38 पे 4 जीरो, 2 बार में कट रहा है, 10 दूनी 20 पे 4 जीरो, 20 पे 4 जीरो, 20 पे 4 जीरो, ऑप्शन बी। कुछ नहीं था। प्रॉफिट को किसके अनुपात में बांटते हैं? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के अनुपात में बांटते हैं। दोनों का टाइम दिया हुआ था और राशि दिया हुआ था, सिर्फ हमको गुना करके प्रॉफिट के बराबर कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लोहे की प्लेट को गर्म किया जाता है और इसकी त्रिज्या 1.8% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? तो कहेगा सर वृत्त का क्षेत्रफल करता है डिपेंड आर स्क्वायर, क्योंकि पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है आर स्क्वायर। त्रिज्या 1.8 से वृद्धि हो रहा है। जब आर स्क्वायर से वृद्धि हो रहा है, इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए बी बटे 100 से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर का वृद्धि हो रहा है, मतलब 2 बार सक्सेसिव 2 बार वृद्धि हो रहा है, तो ए प्लस बी जोड़ ए बी बटे 100 से हम निकाल सकते हैं। 1.8 की वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.8 जोड़ 1.8 जोड़ 1.8 गुने 1.8 बटे 100, कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 3.6 जोड़ 324 0.0324। अब इसको जोड़िएगा 3.6 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 3.6 से थोड़ा ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास है 3.64, हम इसको लिख सकते हैं 3.64%। क्या हुआ? ए प्लस बी जोड़ ए बी बटे 100, ये 1.8 जोड़ 1.8 गुने 1.8 गुने 8 कैसे किए? तो वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, तो त्रिज्या को हम 2 बार वृद्धि किए तो ये आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 हो, तो x पावर 4 जोड़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। या तो आप यहाँ से एक्स वाई का मान पुट कर लीजिए और इसमें बैठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या और कोई तरीका सोचिए। इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। लिख सकते हैं? कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें एक्स प्लस वाई तो मान पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का तो मान पता है, लेकिन अगर एक्स वाई का मान हमें पता हो जाए तो हम इस पुट कर देंगे। यहाँ से एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा? कहिएगा सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई, 2ab होता है। इसका मान दिया हुआ है 6 का स्क्वायर 36, 20 बराबर 20 प्लस 2xy।
एक्स वाई वहां से कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ये कितना के बराबर है 20 के बराबर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये 8 के बराबर है, 400 माइनस 64 कितना के बराबर हो जाएगा 336 के बराबर, 336 के बराबर हो। एक तरीका तो ये है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिक सा, या आप x प्लस वाई का ऐसा वैल्यू खोजिए जो 6 आ जाए और स्क्वायर करने पर 20 आ जाए। तो यहाँ x के जगह पर 4 लिख सकते हैं, y के जगह पर 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 20 आ जाता है। आप यहाँ भी पुट कीजिएगा, 4 का पावर 4 कर दीजिए प्लस 2 के पावर 4, वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ से भी आंसर आपको आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6m माइनस 5n स्क्वायर बराबर 7 है और 30mn बराबर 60 हो तो 6m प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 16mn का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात। सभी लोग को एक फार्मूला पता होगा जो हम लिख रहे हैं, फार्मूला 6m जोड़ 5n का होल स्क्वायर माइनस 6m माइनस 5n का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू 6m इंटू 5n। सभी लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। यही 4ab यहाँ से आया, पुट हुआ। अब इसका मान दिया हुआ है कितना, ये 7 के बराबर है। यहाँ से mn का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, mn बराबर कितना हो गया 2, आप पुट कर दीजिए 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 4 गुने 6 गुने 5 और mn का वैल्यू 2 और ये माइनस में है, इसका वैल्यू कितना है 7 के बराबर, यहाँ जोड़ प्लस 7, ये टोटल आ जाएगा 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर 6 चौका 24 और गुने 10 240 और 7 240 प्लस 7 कितना आ गया 247। इसका मान हमें पता है 247 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए। इसका मान कितना है 247, 16 mn का मान कितना आया 2 गुने 2 247 प्लस 32 7 2 9 200 279 कितना आ गया 279। इसका अब 16 mn का वैल्यू हमको पता है, 16 mn बराबर हो जाएगा 16 गुने 2 तो 32, इसमें 32 जोड़ दीजिएगा तो 279। आप यहाँ से भी बना सकते। क्या किए a प्लस बी, आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप गौर से देखिएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। उसी फॉर्मूला से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर। यदि सेक x माइनस 10x बराबर 1/√3 हो तो सेक x गुने 10x का मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। सभी को टर्म पता होगा, अगर सेक x माइनस 10x बराबर 1/√3 है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक x प्लस 10x बराबर √3। सभी लोग को इतना तक पता होगा। अब हमें निकालना क्या है, सेक x गुने 10x का मान हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। इतना मान तो हमें पता है, इतना जब हमसे पता है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक x जो 10x a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सेक x माइनस 10x बराबर होता है 4 इंटू सेक x गुने 10x। वही फॉर्मूला जो भी इससे पहले पिछले वाले प्रश्न में बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 4 गुने a गुने b, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसका मान दिया हुआ है √3, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर 4 सेक x इंटू 10x, यही दिया हुआ है मान। ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 3, ये 1/3 बराबर 4 सेक x इंटू 10x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 माइनस 1 8/3 बराबर 4 सेक x इंटू 10x। दो बार में 2/3
सेक इंटू 10x, हमसे क्या पूछ रहा है, सेक गुना 10x का मान कितना हो जाएगा, कहेगा सर 2/3 हमारा आंसर हो गया। एक फार्मूला से जब ये फार्मूला एग्जामिनर पकड़ा, इससे कितना क्वेश्चन और किया, 2 क्वेश्चन लाया। पार्टनरशिप में प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इन टाइम से कितना प्रश्न दिया, 3 प्रश्न दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट से एक ही चीज से 2 प्रश्न दिया। मतलब एग्जामिनर एक चीज को उठा रहा है, एक कॉन्सेप्ट को उठा रहा है, उससे 2 से 3 प्रश्न दे रहा है। आप अगर ये फार्मूला आपको याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये होता है, और एक फार्मूला ये और होता है, इसमें जब माइनस किया जब प्लस कीजिएगा, याद रखिएगा जब प्लस बीच में हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये भी होता है। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। x बराबर 7 साइन ए जोड़ 24 कॉस ए बराबर y बराबर इतना दिया हो, तो आप इसका मान ज्ञात करने के लिए आप इस प्रश्न को देखते हुए एक आइडेंटिटी सबको याद आया होगा, सिंपल सा है। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला निकालिएगा, क्या निकलेगा, देख एक आइडेंटिटी हम आपको बता दे रहे हैं, उससे आप तुरंत प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक्स बराबर अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, y बराबर अगर b cos थीटा माइनस a sin थीटा हो, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। इसमें से कोई 3 वैल्यू हमें दे देता है एग्जामिनर, और हमसे क्या पूछता है, 2 वैल्यू। जब इसको हम जोड़ते हैं 3 वैल्यू हमें कोई दे देता है, 2 वैल्यू हमसे पूछता है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका मान दे चुका है। सिंपल सा चीज है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी हो जाता है। ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 जब ऐड कीजिएगा तो 625 के बराबर। ये हमारा मान पता हो गया। इसको तिगुना करना है, 3 गुने 625 कितना हो जाएगा, 1875, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा, एक एलजेब्रा में भी ये प्रॉपर्टी है, जब ए एक्स प्लस बी वाई गुना ए एक्स माइनस बी वाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी निकलता है। एलजेब्रा का ही प्रॉपर्टी है, ट्रिगो में लाते हैं हम लोग को, ट्रिगो से है तो आप लोग को पता होगा, अगर कोफिशिएंट चेंज होता है, चिन्ह भी चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा, यहाँ से तिगुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी जमीन पर लगे एक झंडे के खंभे से बंधी रस्सी खींच रहा है। रस्सी 20 मीटर लंबी है और जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, झंडे के खंभे से रस्सी जिस जगह बंधी हुई है वह कितनी ऊंचाई पर है, साथ ही आदमी झंडे के खंभे के आधार के बीच की क्षैतिज दूरी का, ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्षैतिज दूरी भी पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई भी पूछ रहा है जब रस्सी बांधा हुआ है, तो हमसे हाइट पूछ रहा है और बेस पूछ रहा है। आइए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, ये रस्सी कितना है, 20 मीटर लंबी है। ये रस्सी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। हम सभी को पता है, त्रिकोणमिति में हम पढ़े थे 30 डिग्री, कल भी बताए थे ये चीज, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का रेशियो क्या होता है त्रिकोणमिति में, जो हाइट डिस्टेंस कहेगा सर ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, 1 √3 2 होता है। ये 2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 1 हो के बराबर होगा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर। सिंपल सा निकाल दीजिए, 2 का वैल्यू 20 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्षैतिज दूरी, तो 10 एक ही मीटर में है तो हम ऑप्शन में आंसर ठीक लगा के निकल जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 10 √3, √3 का मान 1.73 गुने 10, गुना कीजिएगा 17.3, अगर 2 तक लिया है तो 2 तक ले लीजिए आप, यहाँ 2 लगा दीजिए, 17.32 गुने 10 मीटर। सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक सा आइडेंटिटी था। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, यहाँ √3 लिखे
और 90 डिग्री के सामने 2 है, 2 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। जेड रुपया की एक राशि को 2 अलग योजनाओं में निवेश की जाती है। एक योजना 4 वर्ष के लिए 13% वार्षिक साधारण ब्याज पे प्रदान करती है और दूसरी योजना जो है वह 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे प्रदान करती है। एक राशि है उसको 2 अलग अलग परियोजना में निवेश करता है। एक राशि को 4 वर्ष के लिए 13% वार्षिक साधारण ब्याज पे और दूसरे को 2 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की पर निवेश करता है। यदि साधारण ब्याज योजना से प्राप्त साधारण ब्याज से योजना से प्राप्त राशि हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज की योजना से प्राप्त राशि के बीच का अंतर 78 रुपया अधिक है तो राशि आपसे पूछ रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न कह रहा है कि हमें साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसके बीच का अंतर हमें दिया हुआ है तो टोटल राशि कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। 13% हम राशि अगर 100 मान लेते हैं, जेड हम कितना मान लिए राशि को, जेड बराबर 100। अगर हम राशि को 100 मान लेते हैं, 100 है तो 100 रुपया को ही 4% दर से, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हमारा हो जाएगा आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो 13 गुने 4 कितना 52, 13 गुने 4 52, 2 वर्षों के लिए 12% की। अब जब टाइम 2 वर्ष है 12% का सीआई कितना हो जाएगा, सीआई बराबर हो जाएगा 12 जोड़ 12 गुने 12, सक्सेसिव निकालते हैं 12/100, ये हो जाएगा 24, 24 प्लस 144 1.44, ये आ जाएगा 25.44। आप इस दोनों का डिफरेंस कितना है 78 रुपया के बराबर, दोनों के डिफरेंस को 78 रुपया के बराबर कर दीजिए। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस कितना आ गया, कहेगा सर 52 माइनस 25.44, घटाइएगा 52 में से 25 नहीं घटाइए, आप कितना घटा लीजिए 26 घटाइए, 26 घटाइएगा तो कितना 26 दूनी 52 और 44, 100 में से 44 घटेगा 56, ये आपका राशि निकला। ये 78 के बराबर है, इसको 78 के बराबर कर दीजिए, 78 रुपया के बराबर 26 56 है, 0.6 है, पॉइंट उठाएगा 100, राशि हम कितना माने हैं 100 गुने 100 कर दीजिए, यही तो हमसे पूछ रहा है। 39 13 2 8, 39 को भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 293.96। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा 293.66। 75,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद समान ब्याज दर पे समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 108 रुपया हो तो आपका 8% का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कोई राशि दिया हुआ है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज ले रहा है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब एक ही रेट से उसका अंतर हो जाए, जो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वह 108 रुपया के बराबर है। टाइम कितना है 2 साल के लिए, जब 2 साल के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला पता हो, 2 साल का डिफरेंस किसके बराबर होता है, कहेगा सर 2 साल 2 इयर्स का एसआई और सीआई का जो डिफरेंस होता है वो होता है पी का आर प्रतिशत, पी का आर का आर प्रतिशत बराबर डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस यही होता है। इसी फॉर्मूला से हम पुट कर देंगे, पी हमें पता है 7500, आर प्रतिशत R/100 गुने R/100, ये राशि कितने के बराबर है, तो डिफरेंस है हमारा 108 के बराबर। यहाँ से हमको R का वैल्यू पता होगा, 2 साल के लिए हम जानते हैं P गुने R/100 गुने R/100 बराबर डिफरेंस, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है उसके बराबर ये होता है, क्योंकि P का R का R प्रतिशत हम निकालते हैं। देखिए काट के, जो कट रहा है काट दीजिए, कहेगा सर 2 0 से 2 0 खत्म, 3 बार में 25 तिया 75, 25 का 100, ये 3 से कटेगा 36 तिया 108, आर स्क्वायर बराबर 144 144, आर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12। यहाँ से रेट हमारा क्या निकला, रेट ऑफ प्रतिशत 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला 12%। 2 साल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला हमारा है P गुने R का R प्रतिशत, R का P इंटू मूलधन का R का R प्रतिशत बराबर डिफरेंस लिखते हैं, इसके बराबर हम कर दिए। गौरव ने 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में
एक्स रुपये का निवेश किया। गौरव जो है एक्स रुपये का निवेश किया। प्रेम ने 4 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज वाली एक योजना में 18,000 रुपये का निवेश किया। यदि प्रेम द्वारा अर्जित ब्याज 2x माइनस 1200 रुपया हो तो गौरव द्वारा अर्जित ब्याज भी। दो व्यक्ति हैं, एक गौरव एक प्रेम। प्रेम जो है वह साधारण ब्याज पे लेता है और गौरव जो है रुपया को निवेश कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। तो गौरव जो है 18,000 रुपया का निवेश करता है 15% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए। तो प्रेम का यहां से हम ब्याज राशि निकाल लेंगे। प्रेम के द्वारा प्रेम 18,000 रुपये का निवेश करता है। यदि प्रेम 18,000 रुपये का निवेश प्रेम करता है 15% दर 4 समय के लिए, इसका जो ब्याज है वह 2x माइनस 1200 के बराबर है। 2x माइनस 1200 के बराबर इतना ब्याज प्राप्त होता है। ये राशि है 100 से। देखिए यहां से हमको क्या निकलेगा, x का डाटा निकल जाएगा। x का वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 180 गुने 60 बराबर 2x माइनस 1200। 18 गुने 6 कितना होता है 108। 108 पे 2 जीरो बराबर 2x माइनस 1200। यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा 12,000, इधर जाएगा तो x बराबर 6,000। x बराबर कितना निकल गया 6,000। x रुपया ही गौरव ने निवेश किया। प्रश्न में दिया हुआ है x रुपये का निवेश करता है, 10% रेट है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे, देखिए r अगर 10% हो, 2 बार के लिए CI कितना होता है, जब 2 बार रहे 21% निकालते हैं, CI डायरेक्ट निकलता है। 3 बार के लिए 33.1%, 4 बार के लिए 46.41%। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम दिया हुआ है 3 साल, गौरव ने 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार के लिए 6,000 पे इतना निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा CI गौरव के द्वारा 6,000 राशि है, इसका 33.1% हमको निकालना है। क्या निकालना है 33.1%। अब देखिए ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, इस पॉइंट से 1 जीरो खत्म। अब हमें क्या बस 6 से सिर्फ गुना करना है। 6 कन 6, 6 का 18, 6 का 18 1 19, 1986 रुपया क्या अर्जित हुआ गौरव के द्वारा। ब्याज कितना अर्जित होगा 1,986 रुपया। आप राशि आपको पता है तो आप गोल्डन रेशियो से भी बना सकते हैं। गोल्डन रेशियो क्या होता हमारा है 3:3:1 का। तो 6,000 हमारा राशि है, 6 का 10% निकालिएगा तो 600, इसका 60, ये 6, इसको भी गुना कीजिएगा तो ये भी आपको प्राप्त होगा 19,860 के बराबर। 1800 प्लस 180 प्लस 6 1986 रुपया। आप ये आपको याद होना चाहिए। आर अगर 10% है, 2 बार के लिए 21%, 3 बार के लिए 33.1, 4 बार के लिए 46.4। प्रेम से हमको क्या निकल गया एक्स का वैल्यू निकल गया, वहां से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 संख्याओं का योग 144 है। यदि संख्या 3:4:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि हमारा योग कितना है 3 4 3 7 5 12, 144 12 के बराबर है। हमसे छोटी संख्या कौन हो गया 3, 12 को 12 36, कितना आ गया 36। बहुत ही आसान सा पेपर था। आप इसको और बना सकते थे, इसको x मान लीजिए, और अगर लंबा जाना है तो 4 3 7 5 12x बराबर 144, x बराबर यहाँ से 12 12 तिया 36, ये भी हो सकता है। बॉक्स ए में 350 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है और बॉक्स बी में 450 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है। 2 प्रकार की चाय। यदि बॉक्स ए और बी दोनों को 4:6 के अनुपात में मिलाया जाए तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का नया मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सा, एवरेज का मान लीजिए, मिक्सचर का मान लीजिए, जो भी आपको है। आप तो वेटेज एवरेज लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, इस प्रश्न में जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा पेपर है। देखिए ए में 350 रुपया है और बी में 450 रुपया का मिक्सर। ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी। इसको 4:6 में 4:6 में ओवरऑल हमसे पूछ रहा है
ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस डाटा को हम छोटा कर सकते हैं, 2 3। हम एवरेज टोटल मान लिए 350 हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज हम कितना, हम वेटेज एवरेज से बना रहे, एवरेज हमारा कितना हो गया 350 मान। ये 350 से कितना ज्यादा है, कहेगा सर 100 ज्यादा है। कितने लोगों पे, 3 लोगों पे 300 ज्यादा है एवरेज। कितने टोटल पे, तो कहेगा सर 5 लोगों पे। जितना एवरेज है सभी पर ज्यादा है, तो 350 प्लस 60 410 के बराबर। एक तरीका तो ये है, यहां से हम निकाल सकते हैं। दूसरा आप नॉर्मली गुना कर सकते हैं। देखिए गुना कीजिए, 700 450 गुने 3 150 1350, टोटल संख्या से भाग दे दीजिए 5, ये हो जाएगा 2050 भागा 5, 5 चौका 20 410। यहाँ से भी 410। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं। वेटेज एवरेज क्या हो, छोटा वाला डाटा को हम एवरेज मान लिए 350, ये इससे कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। कितने लोगों पे, 3 लोगों, 300 ज्यादा है। टोटल जितना ज्यादा है बटेगा किसमें, सभी लोगों पे बटेगा। 300 बटेगा 5 लोगों पे, कितना 60 के हिसाब सबसे ज्यादा मिले, तो 350 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 410 के बराबर। एक केक बनाने की विधि में 2 कप दूध और 3 कप मैदा चाहिए। कप, एक केक बनाया जाता है जिसमें 2 कप दूध और 3 कप मैदा चाहिए। इस विधि से 12 कप मैदा से केक बनाया गया, कितने कप दूध की आवश्यकता है। देखिए 3 का वैल्यू 12 के बराबर है, तो 2 का वैल्यू कितना, 8 के बराबर हो जाएगा। सिंपल आप लगा सकते हैं 8। 3 कप मैदा का वैल्यू 12 के बराबर है, तो 2 कप दूध का वैल्यू कितना होगा, तो इसका 4 गुना है, ये भी 4 गुना हो जाएगा, 8 कप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेलगाड़ी पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि रेलगाड़ी क्यू को रेलगाड़ी पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है। यदि रेलगाड़ी पी और रेलगाड़ी क्यू की लंबाई का अनुपात 2:3 में है, तो रेलगाड़ी पी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी क्यू की चाल याद करने के लिए पूछ रहा है। लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, डिस्टेंस एक का स्पीड दिया हुआ है, और टाइम दोनों का हमें प्राप्त है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू का एक पी जो है 8 सेकंड में एक खंभा को पार करता है। तो पी का जो लेंथ या डिस्टेंस कहिएगा, पी का जो लंबाई कहेगा, पी की लंबाई, हम पी से पी का डिस्टेंस निकालते हैं। पी का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर डिस्टेंस मानते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 प्रति घंटा 5/18 से करेंगे, ये कितना टाइम लेता है, 8 सेकेंड गुने 8, 8 या 24 बचे 120। पी की लंबाई कितना हो गया, 120। अब देखिए यहां से 2:3 के अनुपात में अगर एक की लंबाई 120 है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, कहिएगा 180। 120 180, तो क्यू का लंबाई कितना हो गया, पी का लंबाई 120 और क्यू की लंबाई 180 मीटर, दोनों का पता हो गया। जबकि क्यू रेलगाड़ी पी को पार करती है, जब पी को पार करती है विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, डिस्टेंस दोनों का ऐड होगा। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300। पी की चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें किसकी चाल पता नहीं है, क्यू की चाल हमें पता नहीं है। प्लस एक्स मान लीजिए क्यू की चाल, गुने 5/18। ये टाइम कितना लेगा, पार करने में 15 सेकंड का टाइम लेता है, गुने 15 कर दीजिए, काट दीजिए। यहां से आपको क्या निकल जाएगा, क्यू का डाटा। देखिए 20 बार में, ये 4 बार, 18 चौका 72 बराबर 54 प्लस एक्स। एक्स क्या हो जाएगा 18, हम एक्स क्या माने थे, क्यू की चाल, क्यू का स्पीड। क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यू का स्पीड कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले हम पी का डिस्टेंस निकाल लिए, पी की लेंथ हमारा प्राप्त हो गया, पी का स्पीड दिया हुआ था, इसका टाइम दिया हुआ था, तो 54 गुने 5/18/8 120 हो गया। 2:1 अनुपात है, पी 2 लेता है 120, तो 3 लेगा 180, तो टोटल डिस्टेंस हमारा प्राप्त हो गया 300। अब पूछ रहा है कि पी क्यू को पार कर रहा है, मतलब विपरीत दिशा में,
क्यू को रेलगाड़ी पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं जब वह समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में जब चलती है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। और दोनों का स्पीड जब ऐड होगा तो डिस्टेंस भी ऐड होगा। 54 प्लस एक्स करके निकाल दिए, यहाँ से आप आसानी से डाटा को निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई चोर किसी पुलिसकर्मी को 2000 मीटर आगे है। एक चोर किसी पुलिसकर्मी से 2000 मीटर आगे है जब पुलिसकर्मी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़कर उसका पीछा शुरू करता है। यदि चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता हो तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चोर पुलिस से आगे आगे जा रहा है, वह कितने मीटर है, 2000 मीटर आगे है। कहीं ना कहीं पुलिस चोर को पकड़ेगी, मतलब दोनों सेम दिशा में जा रहा है। तो सेम दिशा में क्या होगा, चाल उसका रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। अगर समान दिशा में जाए तो चाल माइनस, अगर विपरीत दिशा में जाए तो चाल क्या होता है, ऐड होता है। तो टोटल टाइम जो हमारा लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, 2000 मीटर। 2000 मीटर है। स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड है और 12 रिलेटिव स्पीड होगा, माइनस हो जाएगा 20 माइनस 12, 2000/8, 250 सेकेंड। 250 सेकेंड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 सेकेंड। जब विपरीत दिशा में जाए तो ऐड रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। जब सेम दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु पर 12.5% अर्थात 1/8 20% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। इन छूट के बाद कम हुई कीमत पे 18% का कर लगाया जाता है। ठीक है, और ग्राहक के द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि 927 रुपया हो तो वस्तु का मूल कीमत कितनी थी। इसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु का कोई कीमत होगा जिसपे 2 पर डिस्काउंट दिया जाता है। पहला डिस्काउंट 12.5% का, दूसरा 20% का डिस्काउंट देने के बाद उस पर 18% का कर लगाया जाने के बाद व्यक्ति जो होता है वह इतना कुछ रुपया पेड करता है। तो मूल कीमत हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा है, मूल कीमत हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। 12.5 1/8 का छूट दिया जाता है। 1/8 का छूट का अर्थ होता है 7/8 लेता होगा। अब कह रहा है 20% का और छूट दे रहा है। 20% का छूट का अर्थ होता है 4/5। अब 18% का कर लगाया तो 118/100। ये भुगतान कितना करता है अंतिम, 927 के बराबर। यही भुगतान कर रहा है तो उसकी मूल कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए मूल कीमत निकालिए, जो कट रहा है काट दीजिए। अब हम नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि हमें नीचे 0 चाहिए। हमारे पास क्या आ गया, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 7 का 7, 5 12 2 826। 826 ये किसके बराबर है, 927000 के बराबर। इतना के बराबर है 800। इसको लिख सकते हैं 92786 के बराबर। भाग दीजिए, एक बार में लगेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आएगा 1122.28। 1122.28। आप भाग दे दीजिए तो आंसर यही आएगा 1122.28। देखिए भाग देकर 826 को 927, एक बार में 826 1010। एक बार में फिर लगेगा 826, 10 में 6 गया 4, 10 में 2 गया 8, 84, ये हो गया 184, फिर 0 आएगा। अब क्या आएगा, एक बार 2 बार में लगेगा 112, 112, 1652, 1652 यहाँ से कीजिएगा तो ये 122.2 आ जाएगा। अब भाग दीजिएगा तो यही आंसर आपका आएगा। चलिए आज का पेपर यहीं खत्म हुआ। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया।